पिछले व्याख्यान में धातु कर्म के अयस्क की पिसाई, अयस्क का चूर्णीकरण और अयस्क के सांद्रण की प्रक्रिया बताई गई थी। अब इसमें हम धातु निष्कर्षण की अगली या धातु निष्कर्षण के जो अगले चरण हैं उनके ऊपर व्याख्या करेंगे। इसके अंतर्गत हम निस्तापन और भर्जन की व्याख्या करेंगे। निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, दोनों धातु कर्म के ऐसे चरण हैं जिनके द्वारा सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है। दोनों ही विधियों में सांद्रित अयस्क धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित किए जाते हैं। लेकिन दोनों के अंदर परिस्थितियां कुछ भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, अगर यदि अयस्क कार्बोनेट के रूप में है तो यहां पर निस्तापन प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, और अगर अयस्क सल्फाइड के रूप में है तब हम भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी धातु के निष्कर्षण में इन दोनों विधियों का प्रयोग हो। इनमें से केवल एक ही विधि प्रयोग में लाई जाएगी, या तो निस्तापन का प्रयोग करें या नहीं तो भर्जन का प्रयोग करें। सबसे पहले निस्तापन किसे कहते हैं? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलना ही निस्तापन कहलाता है। इसे कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे यहां देख भी रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं दर्शाई गई है। जिंक कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। केवल इन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और यह या इनकी धातुएं ऑक्साइडों के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, और मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि अयस्क सल्फाइड के रूप में हो तो उस समय हम निस्तापन की जगह भर्जन का प्रयोग करते हैं। अब एक बात मैं यह भी कहूंगा
किसके पहले जिन चरणों की बात की गई है उसमें किसी धातु को एज ए उदाहरण नहीं प्रयोग में लाया गया है, लेकिन मैं यहां पर कापर निष्कर्षण या कापर धातु को प्राप्त करने के संदर्भ में वह सारी प्रक्रियाएं हर स्टेप में व्याख्या करूंगा। अब भर्जन की क्रिया, भर्जन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्ठी में होती है जिसे कहते हैं परावर्तनी भट्ठी। इस भट्ठी की रचना क्या है? इस भट्ठी में मुख्य रूप से 3 कक्ष बने होते हैं। एक कक्ष जो देख रहे हैं कि यह चिमनी के रूप में है, दूसरा कक्ष जिसके अंदर सांद्रित अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदलने के लिए रखा जाता है। उस अयस्क को हम घान भी कहते हैं या अंग्रेजी में उसे चार्ज भी कहते हैं। तो एक कक्ष उसके लिए होता है, यह 2 कक्ष हो गए। तीसरे कक्ष में ईंधन रखा जाता है जिसको जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। यह भट्ठी अग्निसह ईंटों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर, इसके मध्य भाग में 2 छिद्र हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति बनाई जाती है। देखें, निस्तापन और भर्जन में यही अंतर है प्रमुख कि निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में कराई गई, कहीं ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है, और यह क्रिया वायु की उपस्थिति में कराई जाएगी। हम इस भर्जन की क्रिया में कॉपर धातु के उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। कॉपर का अयस्क है कॉपर पाइराइट, जो सल्फाइड अयस्क के नाम से जाना जाता है। उसमें सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियां भी होती हैं। इस सांद्रित अयस्क को हम परावर्तनी भट्ठी के मध्य कक्ष में जो घान रखने का स्थान होता है वहां रख देते हैं। ईंधन कक्ष में ईंधन को जला देते हैं। ईंधन के जलने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह ऊष्मा वहां से बाहर जाने का प्रयास करेगी, लेकिन ऊपर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में वह यहां से टकरा कर घान के संपर्क में आती है।
और घान गर्म होने लगता है। इस स्थिति में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और यह सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, यह सब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, और यह सभी अनावश्यक व्यर्थ अशुद्धियों के रूप में होती हैं, जो इस प्रथम कक्ष यानी चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद यह ऑक्सीजन कॉपर पाइराइड से क्रिया करता है और कॉपर पाइराइड में उपस्थित सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है, जो उन्हीं व्यर्थ गैसों के साथ बाहर निकल जाता है। और कॉपर और आयरन के सल्फाइड बनते हैं। अब यही ऑक्सीजन इस कॉपर और आयरन के सल्फाइडों के साथ भी क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जो एज ए व्यर्थ गैस बाहर निकल जाती हैं, और आयरन और कॉपर भी ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जो भर्जित अयस्क होता है उसमें धातुओं के ऑक्साइड बन जाते हैं और कुछ अन्य अशुद्धियां भी रह जाती हैं, जैसे फेरस सल्फाइड आदि। इस प्रकार यह भर्जन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अंततः निष्कर्ष के अनुसार क्या होता है, तो भर्जन की क्रिया में सांद्रित अयस्क में उपस्थित धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद प्रगलन की प्रक्रिया आती है। प्रगलन को अंग्रेजी में कहते हैं स्मेल्टिंग। इसमें भर्जित अयस्क को पिघलाया जाता है और पिघलाने के लिए एक ऊंची चिमनी का प्रयोग किया जाता है। जिस चिमनी को देख रहे हैं यह भट्ठी कही जाती है और इस भट्ठी का नाम है वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी नाम क्यों दिया गया, हम देखते हैं कि इसमें ताप बढ़ाने के लिए गर्म वायु को भेजा जाता है और इस गर्म वायु के प्रभाव से इसके अंदर का ताप बढ़ जाता है। और जब इसमें ताप बढ़ जाता है तब टोकरी में घान भरकर और इसके अंदर घिरनी की सहायता से इसके अंदर गिराया जाता है। थोड़ा सा और ध्यान दे दें। इस घान को तैयार करने के लिए
भर्जन की क्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले अयस्क अर्थात भर्जित अयस्क में सिलिका और कोक मिलाते हैं और इस प्रकार घान तैयार किया जाता है। जब घान को वात्या भट्ठी के अंदर भेजते हैं तो अत्यधिक उच्च ताप के कारण यह पिघल जाता है और इस पिघलने की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया होती है? तो भर्जन की क्रिया में जो अवशेष फेरस सल्फाइड रह जाता है वह क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड बना लेता है। यह फेरस सल्फाइड फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। यह फेरस ऑक्साइड और जो सिलिका उसमें मिलाई गई है यह सिलिका आपस में एक दूसरे से क्रिया करने के बाद फेरस सिलिकेट बनाते और इस प्रकार यह घान पिघल जाता है और पिघलने के फलस्वरूप उसमें फेरस सल्फाइड क्यूप्रस सल्फाइड FeSiO3 फेरस सिलिकेट आदि धातु के साथ प्राप्त हो जाते हैं। इनकी अशुद्धियां हल्की होती हैं और हल्की होने के कारण वह ऊपर तैरने लगती हैं, जबकि कुछ शुद्धता युक्त पूर्ण रूपे नहीं जो गलित धातु होती है जिसे मैट कहते हैं वह नीचे आ जाता है। इनकी हल्की अशुद्धियों को जिन्हें अंग्रेजी में स्लैग कहते हैं धातुमल कहते हैं निकास मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और जो गलित धातु होती है जो मैट कहा जाता है इस मैट को भी दूसरे निकास मार्ग की सहायता से बाहर निकाल देता है। इस गलित धातु में भिन्न भिन्न धातुओं के निष्कर्षण में अगर वह आयरन का निष्कर्षण हो रहा है तब या अगर वह कॉपर का निष्कर्षण हो रहा है तब धातु की प्रतिशतता भिन्न भिन्न होती है। यहां मैं कॉपर धातु का उदाहरण लूंगा इसलिए क्योंकि उसमें कुछ अलग से भी स्टेप हैं, वह स्टेप भी इसके अंदर आ जाए। तो जो यह गलित धातु है जिसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा 50% तक होती है। अब इस 50% से भी अधिक शुद्धता वाली धातु या लगभग नियर अबाउट
100% तक की धातु प्राप्त करने के लिए कुछ और चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिन चरणों की व्याख्या अगले व्याख्यान में दी जाएगी।